हेलो ऑल सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कैनर के क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 की यूनिट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर प्योर कंपटीशन। बेटा, प्योर कंपटीशन में तीन फीचर्स आते हैं: लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनस प्रोडक्ट्स एंड फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। तो एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज नॉट अ फीचर ऑफ प्योर कंपटीशन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सॉरी डी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डज अ फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। बेटा, परफेक्ट कंपटीशन में कोई कंट्रोल नहीं होता है ओवर प्राइस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। बेटा, हालांकि ये सारे क्वेश्चंस यूनिट नंबर 3 से रिलेट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 1 में गलती से आ गए हैं स्कैनर में। एम आर इज इक्वल टू टी इंटू वन अपॉन वन माइनस ई, जहाँ पे ई ग्रेटर देन वन होगा। जब ई ग्रेटर देन वन होता है तो इलास्टिसिटी वन से ज्यादा वन से बड़ी होती है, तो एम आर का वैल्यू पॉजिटिव आता है, एंड दैट इज वाई एम आर वुड बी ग्रेटर देन जीरो। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विल बी मोर एट, जब एम आर एम सी बराबर होते हैं और बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है, तब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट होता है। ऑप्शन ए है एम आर इज इक्वल टू एम सी, एंड ऑप्शन बी है एडिशनल रेवेन्यू मतलब एम आर फ्रॉम एक्स्ट्रा यूनिट इक्वल्स टू एडिशनल कॉस्ट यानी एम सी। दोनों ही पॉइंट सेम ही चीज बोल रहे हैं, एंड दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन is सी, बोथ ऑफ द अबव। Question number 5 is, what should firm do when the marginal revenue is greater than marginal cost? बेटा, जब MR बड़ा है in comparison to MC, हमको वो सिचुएशन चाहिए जहां पे ये दोनों बराबर हो जाए। अभी तो रेवेन्यू बढ़ा है कॉस्ट के कंपैरिजन में, तो ऐसे सिचुएशन में फर्म को अपना आउटपुट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी वो प्रॉफिट के सिचुएशन में है। तो फर्म शुड एक्सपैंड द आउटपुट, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिपेंड्स ऑन। मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बेटा, करेक्ट ऑप्शन इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। करेक्ट इज ऑप्शन ए। मोनोपोलिस्ट डिस्क्रिमिनेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेवेंथ है, फर्म इन अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट, फर्म्स इन अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। आई आस्क यू टू मार्क क्वेश्चन नंबर 6, इसमें तुम्हें बाद में कंफ्यूजन जरूर हो सकता है। सेवेंथ में, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो फर्म्स होती हैं, दे आर प्राइस मेकर्स। बेटा, मोनोपोलिस्टिक मतलब मोनोपोली की बात हो रही है, दे आर प्राइस मेकर्स। क्वेश्चन 8, मार्केट विच हैज टू फर्म्स, उसे बोलते हैं डिओपोली। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। मोनोपोलिस्ट कैन डिटरमाइन क्या, प्राइस आउटपुट, ईदर प्राइस और आउटपुट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, या तो वो प्राइस डिसाइड करता है या फिर आउटपुट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एम आर ऑफ nth यूनिट कैसे दिया जाएगा? TRN - TRN - 1 इज द फॉर्मूला। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं, दैट इज द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच द नंबर ऑफ सेलर्स इज स्मॉल एंड देयर इज इंटरडिपेंडेंस। बेटा, थोड़े से सेलर्स आर इंटरडिपेंडेंट है, तो वो है ओलिगोपोली का मार्केट। ऑप्शन बी सही है। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, सिंस द फर्म इज अ प्राइस टेकर, देन डैश ऑकर्स, कौन सा कर्व? डैश कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। बेटा, MRAR कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। हालांकि इसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन क्लैरिफाई करना चाहिए था। टोटल रेवेन्यू का ग्राफ होगा अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे वील ऐड द टर्मिनोलॉजी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, गिवन द रिलेशन एम आर इज इक्वल टू पी इंटू वन अपॉन वन माइनस ई। अगर ई का वैल्यू वन से कम होगा तो एम आर नेगेटिव आएगा, एम आर वुड बी लेस देन जीरो, एंड दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, फॉर अ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, ये मैंने तुम्हें लिखवाई थी। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन तब अचीव होगी जब एम आर ऑफ मार्केट ए इज इक्वल टू एम आर ऑफ मार्केट बी इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Average revenue curve is also known as demand curve. Option B सही है। Coming on to next, that is question number 16. AR का वैल्यू 5 देके रखा है, इलास्टिसिटी 2 देके रखी है, अपने को MR निकालना है। फॉर्मूला इज AR into E minus 1, 2 minus 1 upon में 2, that gives us 5 into 1 by 2, that is 2.5. Correct is option A. Coming on to next, if a seller obtains rupees 3,000, total revenue है 3,000 का on selling 50 units, 50 यूनिट बेचकर, और 3,100 आफ्टर सेलिंग 52 यूनिट्स, अपने को मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। फॉर्मूला होगा चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्यू। चेंज इन टीआर 3,100 माइनस 3,000, दैट इज 100 का चेंज है, और 52 माइनस 50, दैट इज 2 का चेंज है। करेक्ट वुड बी 50 रुपीज। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ओके, देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, अ फर्म विल क्लोज डाउन इन शॉर्ट पीरियड। कब शट डाउन पॉइंट आता है यार? जब उसका एवरेज रेवेन्यू इज नॉट एबल टू कवर इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी।
which one of the following expressions is correct for marginal revenue? MR is equal to AR into 1 minus E, नहीं, E minus 1 होता है, TRN minus TRN minus 1 होता है, और चेंज इन TR अपॉन चेंज इन Q भी होता है, तो तुम तो D ऑप्शन क्रिएट कर लो, इसमें B एंड C बोथ आर करेक्ट, ठीक है, इन लोगों ने ऑप्शंस गलत देके रखे हैं, B एंड C बोथ आर ट्रू। 20 पे आ जाते हैं, द मार्केट फॉर अल्टीमेट कंज्यूमर बेटा रिटेल मार्केट कहलाता है, ऑप्शन डी। देन फॉर अ फर्म टू बिकम प्रॉफिटेबल इट शुड एक्सपैंड आउटपुट व्हेनेवर, मतलब यार कब उसे आउटपुट बढ़ाना चाहिए, उसे रोक देना चाहिए या कोई चेंज नहीं करना चाहिए जब एमआरएनसी बराबर हो जाए, और उसे आउटपुट बढ़ाना कब चाहिए, जब एमआर बढ़ा है इन कंपैरिजन टू मार्जिनल कॉस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। अ गुड क्वेश्चन अगेन, उसे आउटपुट तब बढ़ाना चाहिए जब मार्जिनल रेवेन्यू बड़ा होता है, ओके, और रोक देना चाहिए जब वो बराबर होता है मार्जिनल कॉस्ट के। ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, मार्केट को कौन सी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 23rd पे आ जाते हैं, इन वेरी शॉर्ट पीरियड क्या चेंज नहीं होता, ये मैंने तुम्हें बताया था जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी। सप्लाई रिमेन्स फिक्स, बेटा डिमांड तो कस्टमर के हाथ में है, डिमांड फिक्स नहीं होती है। A firm will close down in short period अगर AR किससे कम है, A B C से कम है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ये शट डाउन पॉइंट है। Which of the following is correct? MR is equal to AR into E minus 1 upon E, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। According to behavioral principles, a firm should not produce at all if its total variable costs are not met. Absolutely correct. अगर total variable cost आप कवर नहीं कर पा रहे हो तो ये शट डाउन पॉइंट होगा, आपको प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। A firm will be making maximum profit by expanding output to the level where marginal revenue is equal to marginal cost। आपको तब तक प्रोडक्शन करना चाहिए जब तक एमआरएनसी बराबर ना हो जाए। दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए करेक्ट इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। मार्केट कंसिस्ट ऑफ बायर एंड सेलर होता है, वन प्राइस फॉर वन प्रोडक्ट एट अ गिवन टाइम। दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं एंड दैट इज व्हाई बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 28 और 29 काफी ब्लर आए हैं, तो आई जस्ट रीड आउट द क्वेश्चंस फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज यूनिटरी इलास्टिक। अगर डिमांड किसी प्रोडक्ट की यूनिटरी इलास्टिक है, ई का वैल्यू 1 है, तो एमआर क्या होगा, बेटा पता है ना, उस फॉर्मूला के हिसाब से ए आर इंटू ई माइनस 1 अपॉन ई, अगर ई का वैल्यू 1 हो जाएगा तो एमआर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस वुड बी ऑप्शन ए देके रखा है, एमआर इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 देके रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन द फर्म इज एट इक्विलिब्रियम। अगर फर्म इक्विलिब्रियम पे है तो इनमें से क्या सही होगा, एमसी वुड बी लेस देन एमआर, ये तो गलत हो गया, ये पहला ऑप्शन देके रखा है, एमसी वुड बी लेस देन एमआर। दूसरा ऑप्शन देके रखा है, एमसी कर्व कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, एमसी कर्व जो होगा वो कट करेगा एमआर फ्रॉम बिलो, यानी कि इक्विलिब्रियम तभी अचीव होता है, ये अगर एमआर का कर्व है और ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, तो हमारा इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आएगा जहां पे एमसी कर्व उसे बिलो से कट करेगा। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। व्हेन टीआर इज एट इट्स पीक, तो बेटा एमआर 0 होता है जब टीआर मैक्सिमम होता है, एमआर इज इक्वल टू 0, ऑप्शन ए सही है। देन क्वेश्चन 31 इज व्हेन प्राइस इज ₹20, क्वांटिटी डिमांडेड इज 10 यूनिट्स एंड व्हेन प्राइस इज डिक्रीज बाय 5%, 5% से अगर कम करें, 20 का 5% ₹1 होता है, और 20 माइनस 1 दैट इज 19 रुपीज, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बाय 10%। अपने को मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, क्वांटिटी डिमांडेड 10 से 10 में 10% ऐड कर दूंगी तो 11 यूनिट हो जाएगा। तो टीआर निकाल लेते हैं, पी इंटू क्यू करके, 200 और 19 इंटू 11 209 होता है। एमआर हो जाएगा टीआरएन माइनस टीआरएन माइनस 1 दैट इज 9। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, which of the following represents the supply curve in a perfect competitive market? Perfect competition market, बेटा again this is unit number 3 का ज्ञान है ये। ओके, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मार्जिनल कॉस्ट कर्व ही सप्लाई कर्व होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ये डायरेक्ट थ्योरी में आ जाएगा जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट यूनिट 3 में पढ़ा जाएगा। तो when TR is maximum, MR is 0, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। Dash is called a free market as there is no stipulations on the transactions। बेटा अनरेगुलेटेड मार्केट एक फ्री मार्केट होगा जहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
In this market, transactions involve contact with a promise to pay and deliver goods at some future date. तो ये future market होगा. Option B सही है. Then a firm reaches to shutdown point when जब उसका average revenue है ना price उसका average variable cost भी cover नहीं कर पा रहा है in short run. When the price is less than ABC in short period. बेटा long period के बारे में तो हम generally comment ही नहीं करते हैं. इसलिए short run वाला option choose होगा. You can mark this question. 37. Demand for a good increases from 15 to 16 units. 15 से 16 यूनिट आ गई है क्वांटिटी एंड प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम 40 टू 38 रुपीज 40 से 38 हो गया है तो ऐसी सिचुएशन में एमआर बताना है टीआर हो जाएगा पी इंटू क्यू 15 फोर जा 600 एंड 38 इंटू 16 लेट मी कैलकुलेट 38 इंटू 16 दैट गिव्स अस 608 तो बेटा एमआर हो जाएगा टी आर एन माइनस वन 608 माइनस 600 दैट गिव्स अस ऑप्शन ए करेक्ट दैट इज 8 क्वेश्चन नंबर 38 है सेलर ऑब्टेन्स रुपीज 6000 आफ्टर सेलिंग 50 यूनिट्स 50 यूनिट बेच के टोटल रेवेन्यू मिला है 6000 रुपए का और 6204 रुपए का 53 यूनिट्स बेच के एमआर क्या हो जाएगा बेटा एमआर के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्यू क्योंकि यूनिट्स जंप ले रही है 50 से डायरेक्ट 53 पे चला गया तो चेंज इन टीआर कितना हो गया 204 और चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया 53 माइनस 50 दैट इज 3 यूनिट्स 6 are 18, 8 are 24, correct is 68, option B. Coming on to next, on the basis of nature of transaction, beta spot or future market या cash and forward market, option C सही है. Question number 40, a firm sells 7 units of production at a total revenue of 42. And after raising the production to 8 units, TR reaches to 46. Marginal revenue कितना हो जाएगा? TRN minus 1, 46 minus 42, that is 4 rupees, option B सही है. A market where goods are exchanged for money payable either immediately or within a short space span of time. तो उसे कहा जाएगा स्पॉट मार्केट ऑप्शन सी सही है एवरेज रेवेन्यू 121 यूनिट्स का निकालना है अगर टोटल रेवेन्यू है 6050 6050 डिवाइडेड बाय 121 कर देंगे तो एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा 11 फाइजा 55 फाइजा 55 एंड 0 11 वन जा 11 और 50 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी दैट इज 50 क्वेश्चन नंबर 643 पे आ जाते हैं व्हेन एबीसी लिमिटेड सेल्स 130 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 50 पर यूनिट तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा टीआर निकल जाएगा बाय द फॉर्मूला प्राइस इनटू क्वांटिटी या एआर इनटू क्वांटिटी 130 इनटू 50 दैट गिव्स अस 6500 दैट इज ऑप्शन डी अब इसमें अपने को बताना है मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फिफ्थ यूनिट टीआर देके रखा है फिफ्थ यूनिट का एमआर कैसे निकालेंगे टीआर एन माइनस वन यानी कि 400 माइनस 360 दैट गिव्स अस 40 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 45 विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ या एलिमेंट ऑफ मार्केट बायर एंड सेलर तो होते हैं प्रोडक्ट या सर्विस भी होती है बार्गेनिंग भी होता है वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इज नॉट अ फीचर ऑफ द मार्केट करेक्ट इज ऑप्शन डी इन द मार्केट स्ट्रक्चर डिमांड कर्व को क्या बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू कर्व कहा जाता है करेक्ट इज ऑप्शन डी नेक्स्ट वन सेक्युलर पीरियड को वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है दैट इज वाई करेक्ट इज ऑप्शन बी टोटल रेवेन्यू कर्व इनिशियली इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट क्यों क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू गिर रहा है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेवेन्यू कर्व करेक्ट इज ऑप्शन बी टोटल रेवेन्यू कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है इसलिए एब्सोल्युटली करेक्ट है ऑप्शन ए कमिंग ऑन टू नेक्स्ट मार्जिनल रेवेन्यू विल बी पॉजिटिव where price elasticity of demand is greater than 1 more than 1 जब होता है ना elasticity E का वैल्यू greater than 1 होता है तो MR पॉजिटिव आता है ऑप्शन बी सही है a seller realizes 25,000 on selling 15 units 15 यूनिट बेचने पे टोटल रेवेन्यू 25,000 का आया है और 25 यूनिट बेचने पे टोटल रेवेन्यू 35,000 का आया है 35,000 का अपने को मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू है चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्यू तो चेंज इन टीआर 35,000 माइनस 25,000 10,000 हो गया अपॉन चेंज इन क्यू 35 माइनस 25 दैट इज 10 करेक्ट ऑप्शन इज 1000 ऑप्शन सी 52nd क्वेश्चन पे आ जाता है that is which of the following is the price at which the quantity demanded of a commodity is equal to quantity supplied of the commodity but ऐसे equilibrium price या market clearing price बोलते हैं that is why correct is option B which of the following is not an element of market knowledge about market conditions no bargaining for price is not an element of market there is a bargaining for price इसलिए correct option is option B next 54 है the dash is the market where the commodities are bought and sold in bulk बेटा wholesale market option A सही है
ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन स्पॉट एंड फ्यूचर मार्केट में डिवाइड होता है, ऑप्शन बी सही है। डिमांड कर्व को एआर कर्व भी कहा जाता है, दैट इज व्हाई करेक्ट इज ऑप्शन बी। इसको कट कर लो बेटा, बी आंसर सही है। देन प्राइसेस इन मोनोपोली आर हायर देन विच मार्केट? बेटा मोनोपोली में प्राइस मेकर है मोनोपोलिस्ट, और परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर है। इसलिए हम श्योरली कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन से ज्यादा प्राइस मोनोपोलिस्ट रखेगा, ऑप्शन डी। ओके। इन ओलिगोपोली अपर पार्ट शोज दैट, ओलिगोपोली में किंग डिमांड कर्व बनाया जाता है, ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था अपन ने। तो ऊपर इलास्टिक होता है डिमांड और नीचे इन इलास्टिक होता है डिमांड। तो अपर पार्ट इज ग्रेटर देन वन इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी है ग्रेटर देन वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजली रिलेटेड टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन? बेटा एग्रो प्रोडक्ट्स डायरेक्टली देके रखे मॉड्यूल में एग्जाम्पल के तौर पे, एंड दैट इज वाई करेक्ट इज ऑप्शन डी। इफ द प्राइस ऑफ अ गुड इज 100 रुपीज पर यूनिट, देन क्वांटिटी इज 900 यूनिट्स। तो इसमें करेक्शन कर लो, 100 रुपीज पर यूनिट की प्राइस पे क्वांटिटी है 90 यूनिट्स। ओके। एंड इफ द प्राइस डिक्रीज टू 90 पर यूनिट, अगर प्राइस हो गई है 90 तो क्वांटिटी इंक्रीजेस टू 100 यूनिट्स। अपने को तो मार्जिनल रेवेन्यू निकाल के देना है, टोटल रेवेन्यू निकाल लेते हैं, पी इंटू क्यू करके। 90 इंटू 100 गिव्स अस 9000 एंड अगेन 90 इंटू 100 गिव्स अस 9000। तो बेटा मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा टी आर एन माइनस वन, 9000 माइनस 9000 दैट इज जीरो। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नो सब्सटीट्यूट्स आर फाउंड इन विच फॉर्म ऑफ मार्केट? किस मार्केट में कोई सब्सटीट्यूट्स नहीं होंगे बेटा? मोनोपोली में, ऑप्शन सी सही है। द मार्केट इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप वेयर बायर एंड सेलर, होलसेलर एंड रिटेलर। बेटा डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन बायर एंड सेलर है, ऑप्शन ए सही है। देन विच कमोडिटी इज बेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड? शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑप्शन ए सही है। देन क्वेश्चन नंबर 64, डिमांड फॉर अ फर्म्स प्रोडक्ट, demand for a firm's product when expressed as a percentage of an industry demand? बेटा दिस इज अ गुड क्वेश्चन, है डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे जब आपका टोटल जितना भी इंडस्ट्री का डिमांड है, आपका डिमांड उसके प्रपोर्शन में कितना है, ये क्या कहलाता है? ये मार्केट शेयर कहलाता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। इनफैक्ट 63rd क्वेश्चन में भी इफ यू सी, शॉर्ट टाइम पीरियड जो होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड मतलब जहां पे आपके पास बहुत ज्यादा टाइम पीरियड नहीं है कोई भी चेंज लाने के लिए। ओके। तो जनरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का मार्केट, जो ऑटोमोबाइल्स है या जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, तो ड्यूरेबल का मार्केट है, तो यहाँ पे तो लॉन्ग टाइम पीरियड भी चल जाएगा। लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का मार्केट जनरली क्लासिफाई होता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ओनली। 65th, which of the following is true? Perfect competition sells heterogeneous product? नहीं, homogeneous product होते हैं। Oligopolist firms incurs a good amount of selling cost? ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओलिगोपोली में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए करेक्ट इज ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। देन हु इंट्रोड्यूस टाइम एलिमेंट? बेटा अल्फ्रेड मार्शल ने टाइम बेसिस पे कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करी थी। ओके। लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, वेरी शॉर्ट रन एंड वेरी लॉन्ग रन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केट? क्या एडवर्टाइजमेंट एंड अवेयरनेस, बायर एंड सेलर, बार्गेनिंग पावर? बेटा एडवर्टाइजमेंट एंड अवेयरनेस कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं है मार्केट का, बिना इसके भी मार्केट एग्जिस्ट करता है। 69, इन इनिशियल स्टेज टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि एमआर कम होते जा रहा है ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेवेन्यू, ऑप्शन ए सही है। व्हेन एमआरएमसी बराबर होते हैं तो फर्म विल इनकर क्या? जब एमआरएमसी बराबर होंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रही होगी फर्म, ऑप्शन ए सही है। देन प्राइस ऑफ गुड एक्सप्रेसेस डैश वैल्यू, क्या? एक्सचेंज वैल्यू। ये भी कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो मार्क कर सकते हो। एक्सचेंज वैल्यू कहते हैं प्राइस को जिसपे एक्सचेंज किया जा रहा है कमोडिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केट? बायर होता है, सर्विस होता है, बार्गेनिंग फॉर प्राइस होता है। बेटा फर्म इज डायरेक्टली नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केट, हालांकि इनडायरेक्टली तो वो भी एलिमेंट है ही। इन लोगों ने सेलर ना देके फर्म देके रखा है बस। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन अ मार्केट कैन बी क्लासिफाइड इनटू, क्या? कैश एंड फॉरवर्ड मार्केट, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्हेन एमआर इज इक्वल टू एमसी तो फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ऑप्शन ए सही है। द मार्केट वेयर फार्मर्स सेल ग्रेन्स एट द करंट प्राइस एंड कैश इज पेबल इमीडिएटली, इमीडिएट सेटलमेंट का मार्केट बेटा स्पॉट मार्केट होता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर कंपटीशन? बेटा पहला ही ऑप्शन प्योर कंपटीशन का फीचर नहीं है, इसलिए वो सही है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट परफेक्ट कंपटीशन में होता है, प्योर में नहीं होता है। सिचुएशन वेयर एमसी इज इक्वल टू एमआर, बेटा मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होगा फर्म को, ऑप्शन ए सही है। ओके। व्हेन एमआर इज जीरो
देन टीआरएस मैक्सिमम। ऑप्शन ए सही है। इसके साथ इसके स्कैनर के क्वेश्चंस होते हैं खत्म। यूनिट 2 विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।